हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो हम लोग अब प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने प्रोनाउन के काइंड्स बताए थे, पार्ट्स बताए थे। 4 तरीके के मैंने अभी तक वो हमने कंप्लीट कर लिया है। पहला था पर्सनल प्रोनाउन, जो कि होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वो क्या होता है मैंने समझा रखा है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव दोनों के बीच में अंतर समझा था। पजेसिव प्रोनाउन भी जाना था कि पजेसिव प्रोनाउन के आगे कभी भी हम लोग नाउन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के आगे हमें नाउन का यूज करना कंपलसरी होता है। ठीक है, ये हमने देखा था अंतर, अगर जो आपको बाकी की बातें नहीं समझ में आई थी तो। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखा था कि जब हम कोई किसी तरफ इशारा करते हैं, जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं तो उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर हमने देखा था इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इंडेफिनिट एडजेक्टिव का मतलब कि कुछ पता ना हो कि कौन है, कौन सा नाउन वहाँ पे यूज होना है, तो ऐसे समय में हम लोग करते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव का प्रयोग। ठीक है, सॉरी, इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जिस प्रोनाउन की सहायता से हम लोग किसी क्वेश्चन को पूछते हैं, उसी प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन की सहायता से हम लोग किसी क्वेश्चन को पूछते हैं उसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब आपको एक बात और बता दूं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो इसमें कुछ कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। वो कैसे पता लगाएंगे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो उसका सिंपल सा आंसर इसी नाम में ही छुपा हुआ है। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? कि वो नाउन को डिफाइन करता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, इस क्वेश्चन का अगर जो आप आंसर दे रहे हैं और इस व्हाट की जगह, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और इस व्हाट की जगह कोई नाउन आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर जो आपको पता लगाना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव में हम लोग समझेंगे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। अभी के लिए अगर जो आपको पता लगाना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो आप जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दीजिए। व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज अखंड। माई नेम इज अखंड। अब एक बात आई, इस व्हाट की जगह क्या आया? इस व्हाट की जगह क्या आया? एक नाउन आया। नाउन का कौन सा पार्ट है मुझे इससे मतलब नहीं है। नाउन आया कि नहीं आया ये बताइए। इस व्हाट इज योर नेम का जब आपने आंसर दिया तो क्या लिखा? माई नेम इज अखंड। अखंड क्या है? एक नाउन है। तो इस नाउन को ऊपर किसने रिप्लेस किया था? इसने रिप्लेस किया था। इस नाउन को ऊपर किसने रिप्लेस किया था? इस व्हाट ने रिप्लेस किया था। तो इसी को कहेंगे प्रोनाउन। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, प्रोनाउन, क्योंकि ये क्या है? ये नाउन है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या कर रहा है? किसका काम कर रहा है? क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो इसको कहेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ में? इस पर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन पार्ट समझाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं समझा दिया कि मान लीजिए आपको कोई आजमाने की कोशिश करे कि ये बताओ यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मन में दे लेना है। अगर जो इसकी जगह, इस क्वेश्चन वर्ड की जगह कोई नाउन आ रहा है तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपने इसका आंसर दिया माई नेम इज, इसकी जगह यही रहा, इज आ गया, और व्हाट की जगह क्या आ गया? अखंड। वो अखंड क्या है? एक नाउन है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन क्या था? व्हाट था। तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन ही तो कहलाता है प्रोनाउन। तो व्हाट क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा कि हु इज योर टीचर। ये क्वेश्चन लिखा, हु इज योर टीचर। अब इसमें हु क्या है? अब आपको पता लगाना है।
हु क्या है यहाँ पे, अगर जो आप पढ़ते पढ़ते जब आदी हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर जो आपको नहीं पता है, अगर आपसे किसी ने पूछा है तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का पहले आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, माई टीचर इज दिलीप कुशवाहा। दिलीप कुशवाहा। अब एक बात बताइए, इस हु की जगह क्या आया, दिलीप कुशवाहा। इस हु की जगह क्या आया, दिलीप कुशवाहा। हु इज योर टीचर, माय टीचर इज दिलीप कुशवाहा। तो इस हु की जगह क्या आया है, ये दिलीप कुशवाहा। और ये हु, अब ये दिलीप कुशवाहा क्या है, एक नाउन है। और प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। तो ये हु किसको रिप्लेस किया, नाउन को। तो ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन, आप इस प्रोनाउन की सहायता से कर क्या रहे हैं, इंट्रोगेट कर रहे हैं किसी को, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ आया, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसी पे एक एग्जांपल और देखिए। अब आपको मैं यहीं पे समझाता हूं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे काम करता है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, whose car do you use, whose car do you use। आप किसका कार प्रयोग करते हैं, आप किसका कार यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा। आप इस क्वेश्चन, अभी आपको नहीं पता कि हुज क्या है, अभी आपको नहीं पता है कि हुज क्या है, ठीक है। अभी आपको ये नहीं पता कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो इस क्वेश्चन का आप जब आंसर दोगे तो क्या दोगे, आई यूज माई कार। मैं खुद का ही कार यूज करता हूं, मैं अपना ही कार यूज करता हूं। तो जो ये कार है, ये क्या है, एक नाउन है। ये क्या है, कार क्या है, एक नाउन है। और इस नाउन के बारे में कौन बता रहा है, माई कार। किसका कार, मेरा कार। तो इस नाउन को डिफाइन कौन करने लगा, माई। तो जो वर्ड किसी भी नाउन को डिफाइन करता वही तो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपने इस क्वेश्चन को पूछा, तो यहाँ पे हुज की जगह क्या है, एक एडजेक्टिव आया। यहाँ पे हुज की जगह क्या है, एक एडजेक्टिव आया। यहाँ पे कार को डिफाइन करने वाला एक वर्ड आ गया। तो ये हुज भी यहाँ पे क्या होगा, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, ना कि प्रोनाउन। ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ना कि प्रोनाउन। क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कैसे हुआ, मैंने बता दिया। आपने जब इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपने हुज के जगह कोई नाउन नहीं यूज किया है, बल्कि एक एडजेक्टिव यूज किया, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये हुज क्या होगा, ये हुज एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो ये कभी कभी आजमाने के लिए लोगों से पूछा जाता है कि क्या होगा। अगर जो आपको नहीं समझ में आया, अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपको मान लीजिए कि रैपिड फायर कहीं खेल रहे हैं, वैसे ये होगा नहीं, पर अगर जो मान लीजिए आप कहीं रैपिड फायर कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम रटवाना नहीं है कि ये 4 वर्ड आप रट लो और इन्हीं 4 वर्ड से ये 4 वर्ड प्रोनाउन होंगे, ये 4 वर्ड एडजेक्टिव होंगे, ये 4 वर्ड एडवर्ब होंगे। मुझे रटाना नहीं है, मुझे आपको समझाना है। बाय द वे, मान लीजिए आपको आंसर नहीं देना है, आपको अब ये भी चाहिए, आप एकदम से शॉर्ट फॉर्म चाहते हो कि आपको आंसर नहीं देना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट बता देना है कि वो एडजेक्टिव है कि क्या है। तो मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे थे, तीनों को ध्यान से पढ़िए। पहला एग्जाम्पल क्या था, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल क्या था कि तीसरा देखते हैं, हुज कार डू यू यूज, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल था, हु इज योर टीचर। आपने जब आंसर दिया था तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि इसका और इसका आंसर के जगह पे एक नाउन आ रहा था। आपने ये चीज नोटिस किया, तभी तो ये प्रोनाउन हो रहे थे। और इस हुज की जगह एक एडजेक्टिव आ रहा था, जिसकी वजह से ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो रहा था। अभी ये अगर जो आपको शॉर्ट फॉर्म एक ट्रिक चाहिए तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड यूज हुए हैं, इनके आगे कोई भी नाउन का यूज नहीं किया गया है।
ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड हुए हैं इनके आगे कोई भी नाउन का यूज नहीं किया गया, लेकिन ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इसके आगे एक नाउन का यूज किया गया है। ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इसके आगे एक नाउन का यूज किया गया, और जिस इंट्रोगेटिव वर्ड के आगे नाउन का यूज किया गया वो एडजेक्टिव हो रहा है। तो जिस इंट्रोगेटिव वर्ड के आगे एक नाउन का यूज कर दिया जाता है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, और जिसके आगे नहीं किया जाता है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, वो एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि वो अगर जो एडजेक्टिव नहीं है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही होगा। मैं आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव छांटने का बात मतलब अलग करने का तरीका बता रहा हूँ कि जिस इंट्रोगेटिव वर्ड के आगे एक नाउन का यूज हुआ वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। प्रोनाउन कैसे, आप इसका आंसर दो, आपको अगर जो उसकी जगह उस इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह कोई नाउन आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो, इसको आप लोग लिख लो। जिस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की सहायता से जिस 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 प्रोनाउन की सहायता से हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जिस प्रोनाउन की सहायता से हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जिस प्रोनाउन की सहायता से हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसे ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसे ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आप रिवाइंड करके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब ये किस चिड़िया का नाम है पहले उसको समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है किसी को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी को बांटना। तो जब कोई प्रोनाउन ऐसा यूज किया जाए जिससे कि बांटने का संकेत मिले उसी को कहते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। देखिए पहली बात तो ये कि ये क्लास 6, 7th, 8th की बात थी कि आपको लर्न करने की ज़रूरत होती थी, आपको याद करने की ज़रूरत होती थी, आपको याद करना पड़ता था डिफिनीशन। पर अब जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको डिफिनीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको समझने की ज़रूरत है कि वो कहना क्या चाह रहा है, और आपको उसके नाम से ही समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से उसके नाम को पढ़ते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे क्या था, इंट्रोगेट मीन्स होता है पूछना, तो जिस प्रोनाउन की सहायता से प्रश्न पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स होता है प्रदर्शित करना, तो जिस नाउन की सहायता से किसी को प्रदर्शित किया जाए उसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर था इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट मतलब होता है कि अनिश्चित है। ठीक है, तो जिस प्रोनाउन की जगह अनिश्चित नाउन की जिस प्रोनाउन का यूज किसी अनिश्चित नाउन की जगह पे किया गया हो उसी को कहते हैं निश्चित प्रोनाउन। फिर उसके बाद था पर्सनल प्रोनाउन, जब किसी पर्सन को दिखाया जाए तो उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो सिंपल सा उसकी जो नेमिंग की गई है उसी के नाम से पता चल जाता है कि वो कैसा प्रोनाउन होगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा each has some dreams, each has some dreams। मैंने ये क्वेश्चन लिखा each has some dreams, मैंने ये एक एग्जांपल लिखा each has some dreams। यहाँ पे देखिए each का मतलब है कि हर एक के पास, each का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक, हर एक या प्रत्येक each का मतलब होता है। each की मीनिंग क्या होती है, हर एक, प्रत्येक। तो हर एक के पास एक सपना है। हर एक का मतलब कि हर इंसान को बांटा गया है, हर इंसान के बारे में बात की गई है। सपने को हर इंसान में बांटा गया एक तरीके से मतलब कि सपना राम के पास भी है कोई, श्याम के पास भी कोई सपना होगा, रमेश के पास भी कोई सपना होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कि ईच हैज सम ड्रीम, मतलब कि किसी न किसी के पास कोई ना कोई सपना जरूर होता है। तो इस सपने को अलग अलग आदमियों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये बांटने का काम किया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ईदर इज रिस्पॉन्सिबल, ईदर इज responsible for this mistake, ठीक है। अब ईदर का मतलब क्या होता है,
ईदर का मतलब क्या होता है? देखिए पहली बात तो ये कि ईदर एक कंजंक्शन भी है, ईदर एक प्रोनाउन भी है। ईदर एक कंजंक्शन भी है, ईदर एक प्रोनाउन भी है। देखिए ईदर कंजंक्शन क्या जब होता है तो वो अपने साथ और लेके चलता है, ईदर और, नीदर नॉर होता है, ठीक है। नाइदर कुछ लोग भी पढ़ते हैं, कुछ लोग आइदर पढ़ते हैं, इसको ईदर को आइदर भी पढ़ा जाता है, ईदर भी पढ़ा जाता है, नाइदर नीदर दोनों पढ़ा जाता है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो आप प्रोनाउंसिएट करते हैं आप वही समझिए, ठीक है। अगर आप आइदर करते हैं तो आइदर ही लेके चलिए, बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब एसएससी का एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं चेक किया जाता, बल्कि आपको एक ग्रामर चेक किया जाता है। मैं भी बोलता हूँ, मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं भी जब बोलता हूँ तो कहीं कहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन आपसे अलग होती होगी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी ही सही है, ठीक है। लेकिन आपको उस पर आर्ग्यू नहीं करना, मेरे रूल देखिएगा, जो वो रूल आप कहीं पे गलत पाते हैं तो आप उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ईदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो इस मिस्टेक का, कोई ना कोई इस मिस्टेक का क्या है, इस जो गलती का जिम्मेदार है। अब ईदर का मतलब क्या है कि कई लोगों हैं उसमें ये गलतियां बांटी गई हैं, अब कौन एक्सेप्ट करता है वो उसके ऊपर है। तो ईदर का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसको बांटा, ये काम क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ठीक है, वन बाय वन। अब देखिए, अब कुछ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिख लीजिए होते क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या है उसको लिख लीजिए। जिस प्रोनाउन की सहायता से, जिन प्रोनाउन की सहायता से, जिन प्रोनाउन के माध्यम से, सहायता से भी सही है, जिन प्रोनाउन की सहायता से वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से ब्यू टी आई के बाद ओ एन लिख दीजिएगा, वी ई की जगह ओ एन लिख दीजिएगा। जिस प्रोनाउन की सहायता से डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण का भाव दिखाया जाता हो, ब्रैकेट में वन बाय वन, ब्रैकेट में वन बाय वन, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं, देखिए, ईच, ईदर और सॉरी ईच, ईदर, ईच, ईदर, सॉरी नीदर, नीदर, अरे यार क्या कर रहा हूँ, ईच, ईदर, नीदर, ठीक है, ईच, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अगला देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये भी आपने रिफ्लेक्शन नाम का एक वर्ड सुना होगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन से ही बना हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्शन से बना हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले इसको लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। ये प्रोनाउन में जो मेंस में क्वेश्चन बनते हैं वो इसके ऊपर बनते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ये कैसे बनते हैं मैं वो अभी क्वेश्चन आएगा तो समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी लिख लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें पहले, द प्रोनाउंस दैट turn back or reflect and denote the subject of the sentence are called reflexive pronoun, इसको हिंदी में लिख लीजिए। जिस प्रोनाउन की सहायता से सब्जेक्ट, मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है, आप बस लिखिए इसको। जिस प्रोनाउन की सहायता से सब्जेक्ट स्वयं को दर्शाता हो, जिस प्रोनाउन की सहायता से सब्जेक्ट स्वयं को दर्शाता हो, उसी प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक लिखा, आई कैन नॉट फॉरगिव माई सेल्फ। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई कैन नॉट फॉरगिव माई सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा फिल्मों में कि यार मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, इस गलती के लिए मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, ऐसी मतलब ऐसे डायलॉगबाजी फिल्में में चलते हैं कि इसके लिए मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे जो ये माई सेल्फ यूज होता है, यहाँ पे जो माई सेल्फ यूज होता है, ये किसको, आई जो ये क्या है, आई क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, आई क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। अब आई जो सब्जेक्ट है वो खुद को किसके माध्यम से दिखा रहा है, माई सेल्फ के माध्यम से। ये जो आई है, ये सब्जेक्ट है, ये खुद को, स्वयं को किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहा है, माई सेल्फ की सहायता से। ये माई सेल्फ कैसे खुद को दिखाई दे रहा है, वो उसी चार्ट में होगा, उसी चार्ट में मैंने लिखवा रखा है कि माई सेल्फ क्या होता है। एक माई सेल्फ क्या होता है, माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, आप जाके देखिएगा उसमें ध्यान से चार्ट में। तो आई कैन नॉट फॉरगिव माई सेल्फ, मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, किसको नहीं माफ कर पाऊंगा, खुद को। तो ये माई सेल्फ की सहायता से आई ने खुद को दिखाया, सब्जेक्ट ने माई सेल्फ की सहायता से खुद को प्रदर्शित किया। तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, द बॉय हैज हर्ट, द बॉय हैज हर्ट हिमसेल्फ। अब ये क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम्पल लिखा है। अब यहाँ पे लिखा द बॉय हैज हर्ट, लड़के ने चोट पहुंचाया, लड़के ने चोट पहुंचाया है, किसको, खुद को। हिमसेल्फ मीन्स खुद को, हिमसेल्फ मीन्स खुद को। तो इस बॉय ने, ये क्या है, बॉय क्या है, एक सब्जेक्ट है, बॉय क्या है, एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट ने अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रोनाउन का यूज किया, हिमसेल्फ का। तो यही क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे आप पहचानेंगे, उस चार्ट में देखिएगा हर जगह दो चीज यूज होंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहां पे मैंने लिखवाया होगा वहां पे दो वर्ड यूज होंगे, एक सेल्फ और एक सेल्वेज। ठीक है, ये दो वर्ड यूज होंगे हर, जैसे माई सेल्फ होता है और आवर सेल्वेज होता है, आवर सेल्वेज होता है। ठीक है, समझ में आया। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनके लास्ट में सेल्फ या सेल्वेज लगा होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिख लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट प्रोनाउन लिखिए एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों में से कोई लिख लीजिए। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन, दूसरे को भी लिख देते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन। अब ये एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, देखिए एम्फेसाइज से बना हुआ है एम्फेटिक, एम्फेसाइज से बना हुआ है एम्फेटिक। जब आप वर्ड पावर धीरे धीरे तैयार करोगे तो आपको एक जगह मिलेगा एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मीन्स होता है किसी पे जोर डालना, एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी पे जोर डालना। जब कोई सब्जेक्ट खुद पे जोर डाल के कहता है, जैसे मैंने मान लीजिए कहा कि मैं वहाँ गया था, ठीक है, नहीं, मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने सांप मारा, ठीक है, मैंने सांप मारा। अब किसी ने कहा यार तुम तो मार ही नहीं सकते हो, तो आप फिर फोर्स दे के कहते हो यार मैंने ही सांप मारा यार। तो आप जब इसको फोर्स कर दे के कहते हो तो इसी को कहते हैं एम्फेसाइज करना। जब आपने बोला कि मैंने सांप मारा तो इंसान ने विश्वास नहीं किया, तो आप वहां पे अपने आप को फोर्स करते हो कि मैंने ही सांप को मारा है। तो जो ही का भावना आता है ना, मैंने ही, जो ही रहता है उसी के जगह जो प्रोनाउन यूज करते हो उसी को कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। जब किसी को एम्फेसाइज किया जाता है, जब किसी प्रोनाउन के माध्यम से किसी सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जाता है तो उसी को कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि मैं इस गलती के लिए जिम्मेदार हूँ, ठीक है। अब आप बहुत सीधे साधे लड़के हैं अपने गांव के या शहर के, तो कोई आपका मोहल्ला का नहीं यार तुमसे ये गलती हो ही नहीं सकती, तो आप फोर्स देकर कहते हो नहीं यार मैं ही इस गलती का जिम्मेदार हूँ। तो जब आप फोर्स करते हो तो थोड़ा सा लैंग्वेज और भाव चेंज होता है, तो उसी लैंग्वेज को इंग्लिश में उसी भाव और लैंग्वेज को चेंज करने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन बनाया गया है। और वो भी सेल्फ और सेल्वेज वाले ही होते हैं, जैसे माई सेल्फ हर सेल्फ है उसी तरह यूज होते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, आई
आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, अब मैंने ये लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला कि यार मैं इस गलती के लिए जिम्मेदार हूँ। अब किसी बंदे ने बात नहीं माना, तो आप जब इस वर्ड को इम्फेसाइज करोगे तो क्या बोलोगे? आई माई सेल्फ। तो यहां पे जब आपने माई सेल्फ यूज कर दिया तो अब इसका जो सेंस निकलेगा, वो भाव जो निकलेगा, सेंस निकलेगा, वो अब फोर्सफुली निकलेगा, मैं ही इस गलती का जिम्मेदार हूं। अब इसी माई सेल्फ की वजह से पढ़ने वाले को पता चल गया कि वो जोर दे के ये बात कह रहा है कि मैं ही इस गलती का जिम्मेदार हूं। तो जिस प्रोनाउन की सहायता से किसी सेंटेंस में जोर दिया जाता है, इम्फेसाइज किया जाता है, उसी को कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, लिख लीजिए, जिस प्रोनाउन की सहायता से किसी चीज को जोर दे के कहा जाए, जिस प्रोनाउन की सहायता से किसी चीज पे को जोर दे के कहा जाए, उसे ही हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। और एक नोट लिख लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एग्जाम्पल लिखने के बाद नोट करके लिखिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तथा इम्फेटिक प्रोनाउंस के लास्ट में सेल्फ या सेल्वेज का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, मैंने नाउन में जब मैं फर्स्ट लेक्चर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में और कंजंक्शन के बारे में। तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए थे, तो मैंने बोला था कि जब मैं प्रोनाउन और कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको वो बता दूंगा कि कैसे वो क्या है। ठीक है, तो अगला जो प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। जो अगला प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब पहले इसको लिख लीजिए। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में कंजंक्शन की तरह किया जाए, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में कंजंक्शन की तरह प्रयोग किया जाए, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में कंजंक्शन की तरह किया जाए, अर्थात किसी प्रोनाउन की सहायता से, जब किसी प्रोनाउन की सहायता से दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाए, दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाए, तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पहले इसको ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन है। ये भी आपको कहीं कहीं कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। द मैन इज पुअर डॉट द मैन
was beaten. The man is poor. The man was poor. अभी आप कंफ्यूज कर जाएंगे इसलिए मैं ये चेंज किया हूँ. The man was poor. The man was beaten. जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो इसमें कुछ रूल होते हैं, बारीकियाँ होती हैं, उसकी वजह से मुझे ये चेंज करना पड़ा. द मैन वाज पुअर, द मैन वाज बीटेन. अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो आदमी गरीब था, वो आदमी पीटा गया. वो आदमी गरीब था, वो आदमी पीटा गया. मैंने ये सेंटेंस लिखा है कि वो आदमी गरीब था, वो आदमी पीटा गया. मैंने ये लिखा है. अब इसी सेंटेंस को जब आप किसी कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? द मैन was poor. The man was poor. The man was poor. वो आदमी गरीब था. कौन सा आदमी? जो जो की जगह who was beaten, जो पीटा गया, जो पीटा गया. अब देखिए हु, हुम, हुज का प्रयोग कहाँ कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी रिलेटिव प्रोनाउन में जब हम लोग डीप में पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, हु, हुम, हुज का प्रयोग कब करते हैं वो अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा दे रहा हूँ. तो अगर जो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहले तो जब देख लीजिए ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे है. आप एक बात है, मैंने सेंटेंस लिखा द मैन वाज पुअर हु वाज बीटेन. ये हु किसकी जगह प्रयोग किया गया? ये हु किसकी जगह आया है? ये हु द मैन की जगह आया है. द मैन वाज पुअर सेम लिखा हुआ है. इस द मैन की जगह मैंने हु लगाया और वाज बीटेन लगा दिया. वाज बीटेन लगा दिया. तो यहाँ पे हु किसकी जगह आया है? इस मैन की जगह आया है. हु किसकी जगह? इस मैन की जगह. और ये द मैन क्या है? एक नाउन है. द मैन क्या है? एक नाउन है. और इस नाउन की जगह एक वर्ड आ गया. रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन क्या होता है? प्रोनाउन. तो ये क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया. एक क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. अब ये प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन? ये एक पूरा सेंटेंस था और ये एक पूरा सेंटेंस था. इन दोनों सेंटेंस को इस प्रोनाउन ने आपस में जोड़ दिया. इस सेंटेंस को, जो ये पूरा सेंटेंस है और ये जो पूरा सेंटेंस है और ये जो पूरा सेंटेंस है, देखिए ध्यान से समझिएगा, जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूं ये एक पूरा सेंटेंस और ये एक पूरा सेंटेंस, ये एक पूरा सेंटेंस, दो सेंटेंस थे और इस प्रोनाउन ने इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया. इस प्रोनाउन ने इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया. तो जब जोड़ दिया तो कौन रिलेशन बना दिया. तो इस प्रोनाउन को क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन. क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन. समझ में आया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हुआ? और प्रोनाउन कैसे हुआ पहले तो ये समझ लीजिए. जब ये क्या द मैन वाज पुअर सेम लिखा था, बट द मैन की जगह मैंने क्या लिखा? हु. मैंने क्या लिखा? हु. तो इस नाउन की जगह हु हुआ है और हु नाउन क्या, द मैन क्या है? नाउन है और नाउन का रिप्लेसमेंट प्रोनाउन कहलाता है. तो ये हु क्या हो गया? प्रोनाउन. अब ये रिलेटिव कैसे हुआ? ये एक सेंटेंस था और ये एक सेंटेंस था, दोनों को इसने एक वर्ड, एक सेंटेंस बनाया, आपस में जोड़ दिया. तो ये जो जोड़ने का, रिलेशन बनाने का काम किया, तो इसको क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन. अब समझ लीजिए हु और हुम, हुज कैसे प्रयोग किया जाता है. हुम, हुज, हुज कैसे प्रयोग किया जाता है. पहली बात ये कि हु अक्सर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है. ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं. हु अक्सर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, पर इसे स्पेशल राइट प्राप्त है कि वो कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह भी काम करता है. वैसे ऑब्जेक्ट की जगह हुम काम करता है, पर हु जो है कभी कभी स्पेशल केसेस में हु भी ऑब्जेक्ट की जगह काम करता है. तो वो तो फिलहाल भूल जाइए. बस अभी याद रखिए कि हु जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है. हु क्या करता है? एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है. तो हु का प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट, पहली क्लॉज में जो सब्जेक्ट लिया गया. अब ये भूल जाइए, मैंने समझा दिया रिलेटिव प्रोनाउन. अब मैं समझा रहा हूं हु का प्रयोग कैसे करते हैं. जब आप एक सेंटेंस लेते हैं और पहली क्लॉज में, पहली क्लॉज मतलब कि प्रिंसिपल क्लॉज. अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है ये भी समझ लीजिए. जो जिस क्लॉज में कोई कंजंक्शन नहीं आता उसी को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज. और कंजंक्शन क्या होता है वो मैं आपको कंजंक्शन में समझाऊंगा. अभी के लिए फिलहाल, क्या द मैन वाज पुअर में कोई कंजंक्शन है? ये एक नाउन, ये वर्ब और एक ये भी, ये क्या है? एडजेक्टिव है. ये क्या है? एडजेक्टिव है. तो ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कहीं कंजंक्शन नहीं दिखा. तो ये पहली क्लॉज क्या होगी? प्रिंसिपल क्लॉज. जब प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट, जब प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट दूसरे क्लॉज में भी सब्जेक्ट का काम करे, दूसरी क्लॉज में भी सब्जेक्ट का काम करे. यहां पे पुअर होने का काम मैन किया और यहां पे पिटने का काम भी किसने किया? मैन ने ही किया. यहां पे पिटने का काम भी किसने किया? मैन ने किया. तब वहां पे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पे हु का प्रयोग करते हैं.
ध्यान से समझिएगा, जब प्रिंसिपल क्लॉज में जो सब्जेक्ट है वो दूसरी क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको कहते हैं, वो हम लोग बाद में समझेंगे कि वो कैसे होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, अगर उसमें वही मैन पिटने का काम कर रहा है तो हम लोग सब्जेक्ट की जगह हु का काम करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की जगह। ध्यान से समझिएगा, बार बार समझा रहा हूं एकदम प्यार से और एकदम आसान तरीके में। जब किसी आगे वाली क्लॉज में जो सब्जेक्ट है वो दूसरी क्लॉज में भी सब्जेक्ट का काम करे, अब यहाँ पे गरीब होने का काम कौन कर रहा है? आदमी। और यहाँ पे इस क्लॉज में पिटने का काम कौन कर रहा है? मैन ही, यही आदमी कर रहा है। तो जब पहली क्लॉज में जो सब्जेक्ट है दूसरी क्लॉज में भी वही सब्जेक्ट हो, वही काम करे, तो उसकी जगह हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किसका प्रयोग हुआ? हु का प्रयोग हुआ। ठीक है, कौन पिटने का काम कौन कर रहा था? आदमी कर रहा था, तो वो सब्जेक्ट हुआ, तो वहां क्या हो गया? मैंने मैन की जगह हु का प्रयोग किया। नेक्स्ट देख लीजिए, इसको एग्जांपल लिख लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके। मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता कि मैं लंबा क्लास करूं, इसलिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। ठीक है, अब हुम देख लीजिए कैसे होता है। ऑब्जेक्ट का भी देख लेते हैं, वैसे तो हम लोग पूरा समझेंगे पर एक ऑब्जेक्ट का भी देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा आई नो द बॉय, you beat the boy। अब देखो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, मैं आदमी उस लड़के को जानता हूं तुम जिसे मारते हो। ठीक है, मैंने क्या लिखा? आई नो द बॉय, यू बीट द बॉय, तुम जिसे मारते हो, यू बीट द बॉय, तुम जिस लड़के को मारते हो मैं उस लड़के को जानता हूं। अब मैंने इस सेंटेंस को क्या किया? एक जोड़ने का प्रयोग किया। मैंने क्या किया कि इस सेंटेंस को मैं जोड़ दूं, तो मैं लिखूंगा आई नो द बॉय, whom you beat। ठीक है, अब यहां पे देखना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। ये जो एग्जांपल लिखा है इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैंने whom यूज किया है। पहली बात तो ये कि ये कैसे रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। देखिए आई नो द बॉय, मैं उस आदमी को लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय। सेम लिखा, किसे जानता हूं? यू बीट द बॉय, जिसे आप मारते हैं, whom you beat। ये यू बीट तो ऐसे लिखा है, पर इस द बॉय की जगह मैंने क्या यूज किया है? whom। और ये द बॉय क्या था? नाउन था, तो इसकी जगह मैंने क्या की, जो वर्ड यूज किया तो वो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन ही तो प्रोनाउन कहलाता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन ही प्रोनाउन कहलाता है। तो इस नाउन की जगह द बॉय जो नाउन है उसकी जगह मैंने रिप्लेस करके whom लिखा है, तो ये क्या हो गया? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, तो ये क्या होगा? प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन? ये एक क्लॉज और ये एक क्लॉज दोनों को आपस में जोड़ रहा है, दोनों में रिलेशन बना रहा है, तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन तो हो गया। अब मैंने whom क्यों यूज किया ये ध्यान से समझिए, इसे भी ध्यान से समझिएगा। जब सब्जेक्ट में, जब पहली क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? जिसमें कोई भी कंजंक्शन ना हो। आई प्रोनाउन, नो वर्ब, द बॉय नाउन, कोई कंजंक्शन नहीं है। तो जब किसी क्लॉज में कंजंक्शन ना हो तो उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज में जो सब्जेक्ट है, जब प्रिंसिपल क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रिंसिपल क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझिएगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज में ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? द बॉय। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉय। अगर उस पे कोई काम किया जाए तो वहां पे हम लोग whom का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा, दो चीजें, अगर सेंटेंस में, अगर प्रिंसिपल क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी क्लॉज में भी ऑब्जेक्ट का काम करे, या फिर उस पर काम किया जाए तो वही कहलाता है, उसी के जगह हम यूज करते हैं whom, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है who का।
कौन सा फॉर्म होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। देखिए हु के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है हु काम करता है सब्जेक्टिव में, फिर होता है हुम, ये काम करता है ऑब्जेक्टिव में, और फिर एक होता है हुज, ये काम करता है पजेसिव में। ठीक है, ये प्रोनाउन जो है इसी तरीके से काम करता है। ये काम करता है सब्जेक्टिव केस में, ये काम करता है ऑब्जेक्टिव केस में, और ये काम करता है पजेसिव केस में। ठीक है, पजेसिव केस में। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पे मारने का काम कौन कर रहा है? पहले तो काम कर कौन रहा है? यू कर रहा है। मारने का काम यू कर रहा है। मारने का काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है। किसे मार रहा है? लड़के को मार रहा है। तो लड़का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके ऊपर क्रिया की जा रही है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो जब उसके ऊपर काम किया जाए तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे हमें हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना होगा। तो हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हुम। क्या होता है? हुम। तो आई नो द बॉय whom you beat। whom क्यों यूज किया? क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट था वो दूसरी क्लॉज में भी ऑब्जेक्ट है। या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर जो आप ये सब नहीं जानते हैं, दूसरी क्लॉज के लिए, अगर दूसरी क्लॉज के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है, दूसरी क्लॉज में जिसके लिए, ध्यान से समझिएगा, जो फाइनल बता रहा हूं समरी है वो, अगर दूसरी क्लॉज में जिसके लिए हु या हुम का प्रयोग किया जा रहा है, दूसरी क्लॉज में जिसके लिए हु या हुम का प्रयोग किया जा रहा है, अगर वो सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हु लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है। अगर जो वो दूसरी क्लॉज में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हम लोग वहां पे हुम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये था रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको लिख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। जिस प्रोनाउन की सहायता से, जिस प्रोनाउन की सहायता से, जिस प्रोनाउन की सहायता से आपस में संबंध दिखाए जाए, आपस में संबंध दिखाया जाए, उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन लिख लीजिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा, बोथ द बॉयज, both the boys criticize सॉरी, कभी कभी नर्वस हो जाता हूँ। ईच अदर, ईच, इसके लिए सॉरी, ईच अदर। ठीक है, मैंने लिखा बोथ द बॉयज क्रिटिसाइज ईच अदर, मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ईच अदर है, क्या ये ईच अदर दिखा रहा है कि दोनों लड़के आपस में प्यार करते हैं? सॉरी, आपस में क्रिटिसाइज, ये मैं आज थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी को गलतियां निकालना, किसी की आलोचना करना। तो दोनों लड़के, बोथ का मतलब होता है, बोथ का यूज करते हैं दो लड़कों के लिए, दो वस्तुओं के लिए या दो व्यक्तियों के लिए हम लोग बोथ का यूज करते हैं। इसको आप नोट की तरह लिख सकते हैं अपने कॉपी में। बोथ का प्रयोग हमेशा दो ग्रुप या लड़कों के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि जब तुलना दो चीज़ों में हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो लड़के हो सिंगल सिंगल, ठीक है, या दो कमेटी हो, कोई भी हो, दो होना चाहिए, तो वहां पे हम लोग बोथ का प्रयोग करते हैं। बोथ द बॉयज क्रिटिसाइज ईच अदर, दोनों बच्चे एक दूसरे की आलोचना करते हैं। तो यहाँ पे ईच अदर दिखा रहा है कि इन दोनों में परस्पर संबंध है, एक दूसरे को क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, वी शुड लव वन अनदर, वी शुड लव वन अनदर। ठीक है, वन अनदर, यहाँ पे क्या है? हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, वन अनदर की सहायता से यहाँ पे दिखाया गया है कि आपस में प्यार करना चाहिए, मतलब आपस में संबंध दिखा रहा है कि हमें आपस में प्यार करना चाहिए। तो ये थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल के तरीके से। ठीक है, अब देखिए, एक नोट करके लिखिए, ईच अदर का प्रयोग,
ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए तथा वन अनदर का प्रयोग, तथा वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कितने हैं, दो, इसलिए ईच अदर। यहाँ पे वी शुड लव एन अदर का मतलब है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। एक यहाँ पे हमें का मतलब पूरे संसार की बात की जा रही है, तो यहाँ पे दो से अधिक हो गए तो वन एन अदर। इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन बनता है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के सकते हो। दो के लिए हमेशा बोथ और ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, दो के लिए, दो से अधिक के लिए वन एन अदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे नाउन के सारे पार्ट, प्रोनाउन के सारे पार्ट। प्रोनाउन क्या हो गया, खत्म। प्रोनाउन क्या हो गया, खत्म। मतलब प्रोनाउन के जो पार्ट्स हैं जिनका इंट्रोडक्शन हमें देना था वो क्या हो गया, खत्म। अब हम लोग प्रोनाउन पे रूल देखेंगे, प्रोनाउन का अब हम लोग डीप से पढ़ेंगे, किस पे क्वेश्चन, किस रूल पे क्वेश्चन बनता है, कहाँ पे प्रोनाउन में गलतियाँ की जाती हैं। अब हम प्रोनाउन की वो गलतियाँ देखेंगे। ठीक है, अब नाउन हम लोगों ने खत्म कर लिया, उसका प्रैक्टिस कर लिया। अब हम लोग का क्या काम है, प्रोनाउन खत्म करना। प्रोनाउन के 1-2 क्लास और चलेंगे, उसके बाद प्रोनाउन हो जाएगा समाप्त। उसके ऊपर इसके भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे एडजेक्टिव। मैं देख रहा हूँ यार, मैं बहुत ही 2-3 दिनों से मतलब थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए, आप लोग थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ाए। ठीक है, अब मैं आता हूँ, डायरेक्ट शुरू करता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। मैं ये आते पहले टीचरों के चैनल कहता हूँ कि पहले भाई शेयर करो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे पहले आते मोटिव रहता है कि पहले पढ़ा लो। मैं लास्ट में कहता हूँ, कुछ बच्चे लास्ट तक आके देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपका काम क्या है, थोड़ा सा अगर जो आपको मुझसे बेनिफिट मिल रहा है तो आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।